नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव ठाकुर आपका आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज नया वर्ष यानी 2021 की पहली सुबह, ठीक है। उसके पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर के साथ, और मैं और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को पोस्परस, ठीक है, हैप्पी, सक्सेसफुल और मोटिवेटेड लाइफ मिले, हम इसी की दुआ करेंगे। और हमसे जितना हो सके आपके लाइफ में चेंज लाने के लिए और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए जितना हो सके हम प्रयास करेंगे, और तभी कर पाएंगे जब आपका समर्थन हमें प्राप्त हो, ठीक है। तो नए साल के सुबह कुछ नया करते हैं अपन, ठीक है। तो अभी तक हमारे इंग्लिश के सेशन में हमने पढ़ा वन वर्ड्स और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। लेकिन आज कुछ नया करेंगे, और नए में आज आपको मालूम चल ही गया होगा कि आज हम पढ़ेंगे इडियम्स और फ्रेजेस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा मुहावरे और लोकोक्तियां, उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। और बिल्कुल आप ये विश्वास रखें कि कहानियों के साथ ही हम इन्हें याद कर लेंगे, वरना यदि आप इन्हें जबरदस्ती याद करने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपके साथ जबरदस्ती कर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आप सभी को कि जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं उनमें कहीं ना कोई लॉजिक होता है, आपको उस लॉजिक को ढूंढना है, और वो लॉजिक कहीं ना कहीं आपके लाइफ के साथ ही सेटल्ड है। यदि आपने उसे लिंक किया तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला इडियम्स है वो है टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, यानी कि इसका आंसर होगा टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। यानी ध्यान दीजिए, एक डेड हॉर्स यानी मरे हुए घोड़े को यदि आप झंडा दिखाते हो, आखिर ये कंडीशन कब आती है? तो ये कंडीशन तभी आती है भाइयों जब रेस होने वाली होती है। आपको मालूम है कि रेस में पहला इंसान क्या करता है, तो फ्लैग को पहले ऐसे रखता है, ठीक है, और जैसे ही उसने हॉर्स के सामने कुछ यूं किया तो आपने देखा होगा कि जो रेस है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जितने भी हॉर्स हैं पार्टिसिपेट करने वाले वो सभी दौड़ने लगते हैं अपने जीत के लक्ष्य की ओर। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या यह आप यदि रेस में जो हॉर्स है वो भी क्या है, डेड, मृत है, यदि आप उस मृत हॉर्स को जबरदस्ती झंडा दिखा रहे हो कि बेटा उठो और रेस में दौड़ो, क्या यह कभी पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को झंडा दिखाना, यानी कि आप वो काम कर रहे हो जो क्या है, इम्पॉसिबल, क्योंकि कभी भी एक मृत जानवर उठ के दौड़ नहीं सकता। ठीक यही आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कि कोई एक ऐसा कार्य करना जो संभव ना हो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, टू ब्रेक द आइस। आप भी सोच रहे होंगे कि सर चुप क्यों हो गए? तो अब तक आप यही सोच रहे होंगे कि सर चुप क्यों हैं, इन्होंने इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है, और इस व्रत को ये कब तोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एक बात, मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरे मुंह में बर्फ जम चुका था, क्लियर है, और मैंने अपने इस बर्फ को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, तब जाके मैं बोलने के लायक हुआ। अब यही देखें, इस सेकंड वाले इडियम्स में क्या कहता है, टू ब्रेक द आइस, किसको टुकड़ों में बांट दो, आइस को, यानी कि मैं जब तक चुप था मेरे मुंह में क्या था, आइस, और मैं बोलने लगा। क्यों बोलने लगा? क्योंकि मैंने आइस को क्या किया, ब्रेक। तो जैसे ही मैंने आइस को ब्रेक किया, मैंने अपनी चुप्पी को क्या करी, तोड़ी, यानी कि टू ब्रेक साइलेंस, मैंने अपने साइलेंस को समाप्त किया। तो याद रहेगा, टू ब्रेक साइलेंस का मतलब क्या होगा, सॉरी, टू ब्रेक द आइस का मतलब होगा टू ब्रेक साइलेंस। तीसरा ध्यान दे, तीसरा है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। किसका लाइफ? कुत्ते और बिल्ली की लाइफ। आपने देखा होगा कि ये दो जानवर जब भी आपस में रहते हैं तो दिन भर फाइट करते हैं, पूरे दिन क्या करते हैं, फाइट करते हैं, यानी कि इनको चैन नहीं आता एक दूसरे से। वही अंग्रेजों ने एक नाम दे दिया, कैट दे दिया वाइफ को और डॉग दे दिया हस्बैंड को। तो कुछ कपल्स को आपने देखे होंगे
ठीक है, कुछ हस्बैंड वाइफ्स को जो दिन भर किसी ना किसी बात पे उलझते रहेंगे, ठीक है, वो उसका बात काटेगा, वो उसका बात काटेगा। तो ऐसा यदि किसी के लाइफ में चलता है तो उसका लाइफ कैसा होता है? तो उसका लाइफ होता है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, यानी कि टू फाइट ऑलवेज, यानी कि सदैव क्या करना? लड़ाई और झगड़ा ही करना। ठीक है, आरसन में अगला देखें, बहुत ही शानदार कहानी है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। समझे, यानी कि एक सेब है, किसका है? डिस्कॉर्ड का। तो डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है विवाद। क्या होगा? विवाद, यानी कि एक विवाद हुआ, वो विवाद किसके कारण हुआ? एप्पल के कारण। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या बताया गया है? कॉज ऑफ फाइट। देखिए, रोम का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, तो वहां एक बहुत ही प्रचलित कहानी थी। रोम में आपने देखा होगा कि हर एक वस्तु के एक देवता होते हैं, कोई समुद्र के देवता, जैसे हमारा हिंदू धर्म में है, वैसे रोमन में होता है। ठीक है, तो क्या था कि उनमें एक देवी थी, जो देवी किस चीज की थी? सुंदरता की। तो निश्चित है कि यदि वो सुंदरता की देवी है तो बहुत ही अधिक सुंदर होंगी। तो उनके सुंदरता को देखते हुए सभी देवी देवता उनसे जलते थे। ठीक है, और सभी देवी देवताओं ने एक बार मीटिंग बुलाई कि अपन कुछ ऐसा करें कि अपन सुंदरता की देवी को बेइज्जत कर सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक पार्टी रखी और पार्टी में उन्होंने सभी देवी देवताओं को न्योता दिया, इनवाइट किया, सिवाय एक देवी को। और वो देवी कौन थी? वो देवी थी सुंदरता की देवी। उन्हें इस बात का मालूम चला, उन्हें बहुत दुख हुआ। आप भी सोच सकते हैं कि आपके सभी दोस्तों को बुलाया जाए और आपको ना बुलाया जाए तो कैसा फील होगा। वही फील किन्होंने किया? सुंदरता की देवी ने। तो पार्टी चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, सभी लोग उसमें झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। तभी सुंदरता की देवी ने एक इंसान का रूप धारण किया और अपने हाथों में एक सोने का सेब लेकर वो उस पार्टी में चली गई। ठीक है, सबसे पहले तो जो वॉचमैन थे गेट पे, उन्हें जाने नहीं दिया, लेकिन कैसे कैसे करके वो वहां तक पहुंची। तो देवताओं ने पूछा कि तुम एक आम मानव होकर कैसे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ किसी भी मानव को आने की आज्ञा या इजाजत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सेब है, सोने का सेब, ये दुनिया में सबसे बेशकीमती है, सबसे शुद्ध सोने का बना है ये। और मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम स्वर्ग चले जाओ, क्योंकि वहां सभी देवी देवताओं का आज जुटान हुआ है, और तुम यह सेब उसी देवता को देना, उसी देवी को देना जो उन सभी में क्या हो? सबसे सुंदर हो। तो सभी देव देवताओं ने सोचा कि आज तो चांस बनता है। और चांस क्यों बनता है? क्योंकि सुंदरता की देवी यहां है नहीं, वरना तो इलेक्शन की आवश्यकता ही नहीं होती, सीधे वही ले जाती। तो सभी में क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। सभी एक दूसरे से विवाद करने लगे, झगड़ने लगे, क्योंकि सब अपने आप को क्या कहते हैं? सुंदर। अपने आप को सभी सुंदर साबित करने के चक्कर में सभी लोगों ने क्या किया? एक दूसरे से लड़ाई कर ली। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसी लड़ाई करी तो आखिर वो जो फाइट था उसका कॉज यानी कारण क्या था? तो वो कारण था सेव। क्या था? सेव। और उसी सेव ने क्या किया? सभी देवी देवताओं को आपस में लड़वा दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। तो आ जाएगा आपको कहानी समझ में कि जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी कि विवाद का सेब है, उसे क्या कहा जाएगा? कॉज ऑफ फाइट। ठीक है, याद रहेगा। 5वें पे है अ रेड लेटर डे, यानी कि एक ऐसा दिन जिसका कैलेंडर में जो लेटर है उसका रंग क्या है? लाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट डे। आप इसे कैसे याद रखोगे? तो ध्यान दीजिए, यदि आपके पास कैलेंडर हो, ठीक है, पंचांग हो, तो आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, दीपावली, होली जैसे जितने प्रमुख इंपोर्टेंट डेज हैं, ठीक है, तो उनका जो रंग होगा उस लेटर का वो हमेशा लाल होता है, जो हमें दूर से इंडिकेट करता है कि इतने सारे दिनों में से ये कौन सा दिन है? इंपोर्टेंट डे। तो हम इंपोर्टेंट डे को देखते ही समझ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जो दिन होता है उसे जिस लेटर में लिखा जाता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। तो अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा? इंपोर्टेंट डे, यानी कि ऐसा दिन जहां कोई दिवस हो, कोई त्योहार हो। ठीक है, अब देखिए 6ठे में है बिग फिश। क्या होगा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जहां सैकड़ों लोग हों उनके बीच में एक जो इंसान होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि आप मान लीजिए किसी पार्टी में 100-150 आदमी हो, उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच जाए तो सबकी नजर किधर होगी? उन्हीं की तरफ होगी। तो वो क्या होंगे? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो होंगे बिग फिश। आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, ठीक है, सी लाइफ में
कि जो समुद्र के नीचे झुंड में जो मछलियां चलती हैं तो पीछे पीछे आपने देखा होगा या चारों ओर हजारों की संख्या में मछलियां होती है, लेकिन आपका जो अट्रैक्शन होता है वो कहां होता है? शार्क या व्हेल की ओर होता है, जो सबसे साइज में क्या हो? विशाल हो। तो बिग फिश आप समझ गए क्या होगा? अपने आप में होगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? सातवें में देखिए टू बेल द कैट, यानी कि कैट को क्या पहनाना? बेल यानी कि घंटी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? टू टेक पर्सनल रिस्क, यानी कि दूसरों के कार्य के लिए खुद के जान को जोखिम में डालना, यानी कि रिस्क लेना। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, कहानी है। एक बार एक गांव में कुछ चूहे सैकड़ों की संख्या में आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, मौज मस्ती में उनका जीवन चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई और उनके गांव में एक बिल्ली आ गई। और वो पता ही है आपको कि बिल्ली क्या करेगी? इन चूहों का शिकार करेगी। और शिकार करते करते ही, है ना, क्या हुआ? इन चूहों की संख्या कम होने लगी, तो सभी चूहे इकट्ठा हुए और जो उनका सरपंच था उन्होंने कहा कि कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा, वरना हमारा अस्तित्व ही इस गांव से मिट जाएगा। तो सभी चूहों ने अपना अपना तर्क दिया। उसी के बीच में एक नौजवान चूहा उठता है और बोलता है कि भैया मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना अपन बिल्ली के गर्दन में घंटी बांध दें कि जैसी वो हमारे इलाके के आसपास आएगी, उसके गले में बंधी हुई जो घंटी होगी वो हमें सिग्नल देगी कि जो बिल्ली है वो आसपास ही है, और हम समय रहते ही अपने अपने घरों में छिप जाएं, जिससे हमारी जान क्या होगी? बच जाएगी। तो सरपंच ने कहा कि भैया बात तो सही है, सटीक है, लेकिन इस कार्य को करेगा कौन? तो उस चूहे ने कहा कि ठीक है, जब भी बिल्ली सोई रहेगी तो मैं जाकर उसके गले में क्या बांध दूंगा? घंटी बांध दूंगा। तो देखिए, ये जो मामला था बिल्ली से डर का, मौत का, वो तो सभी का था, लेकिन सभी के जीवन के लिए उस नवयुवक चूहे ने, नौजवान चूहे ने क्या लिया? रिस्क लिया। तो इसी से एक इडियम्स बना है, और इडियम्स क्या है? टू बेल द कैट, यानी कि बिल्ली को घंटी पहनाना, यानी क्या होगा? टू टेक पर्सनल रिस्क। आरएसएन में आठवें में देखिए फ्रॉम सन टू सन, यानी कि सूरज से लेकर सूरज तक। तो आपको मालूम है कि भैया सूरज से लेकर सूरज का अर्थ होगा सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि सन आता कब है? मॉर्निंग में, और जाता कब है? इवनिंग में। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं ऑफिस में काम करता हूं फ्रॉम सन टू सन, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक मैं कहां मिल जाऊंगा? अपने ऑफिस में। ठीक है, 9 नंबर पर आप देख सकते हैं इन 6s एंड 7s। ठीक है, यानी क्या होगा? इन डिसऑर्डर। खासकर ये स्टूडेंट जो होते हैं कुछ लापरवाह टाइप के, तो वो क्या करते हैं? अपने रूम में कुछ सामान इधर उधर पूरे बिखरा के रखते हैं। इससे क्या होगा? ध्यान दीजिए कि जैसे कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में इस रो में 6 किताब रखे हैं, इस रो में 7 रखे हैं, इसमें 3 रखे हैं, इसमें 2 रखे हैं। तो ये देखने में आप समझ सकते हैं कि डिसऑर्डर, यानी कि इन्हें क्रम से नहीं रखा गया, इधर उधर फैला के रखा गया। ठीक है, तो वहीं से इडियम्स लिया गया है इन 6s एंड 7s, यानी कि इन डिसऑर्डर, यानी कोई वस्तु जब क्रम में ना हो। ठीक है, और अपन चलते हैं आज के अपने लास्ट इडियम्स की ओर। तो लास्ट इडियम्स क्या कहता है? तो लास्ट इडियम में कह रहा है कि टू फाइट टूथ एंड नेल। ठीक है, यानी कि फाइट, किसी से झगड़ा करना, किससे? दांतों से और नाखून से। देखिए भैया, जब इंसान कमजोर होने लगता है, जब उसे कुछ अपने बचाव में नहीं दिखता, तो उसके सामने बस एक ही ऑप्शन है कि या तो वो सामने वाले दुश्मन को क्या कर ले? दांत से काट ले, या नाखून से क्या करे? स्क्रैच कर दे। खासकर ये जो है लड़कियों के बीच में बहुत अधिक पॉपुलर है, गर्ल्स के बीच में। ठीक है, तो देखिए यदि किसी ने केवल दूसरे बंदे का कॉलर पकड़ा, समझा के छोड़ दिया, तो वो जो फाइट है उतना दर्दनाक नहीं है। लेकिन यदि कोई इंसान दांतों से, अपने नाखूनों से लड़ाई लड़ने लगे, तो समझ जाइए कि वो जो फाइट होगा वो क्या होगा? बैड, यानी बहुत बुरी तरह क्या करना? लड़ाई करना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप हमारी इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखें। ठीक है, तो आपको यूं ही याद हो जाएगा लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो नए साल पे मैंने अपनी शुरुआत कहानियों के साथ की। ठीक है, और यूं ही हमारा जो वीडियो है डेली आता रहे,
और आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे, इसके लिए प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।